नमस्कार स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत की ऑप्शनल हिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पाठ्यक्रम के हिसाब से प्राचीन भारत में ऑप्शनल के विषय को प्रारंभ किया है और इसके तहत हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को अब तक आपके साथ कवर किया है। जैसे कि हमने इसके तहत मुख्य रूप से जो आपका सोर्सेज वाला चैप्टर है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हमने पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं उसकी हमने चर्चा की है। इसके अलावा हमने ताम्र पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। पिछली कुछ कक्षाओं से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभ किया है, जिसके तहत हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को इसके अंतर्गत अब तक कवर कर लिया है। जैसे कि हमने इसके एक सामान्य परिचय को देखा है, हमने इसकी उत्पत्ति के विषय को देखने का प्रयास किया, हमने इसके कालक्रम के विषय को देखने का प्रयास किया और हमने इसके तहत विस्तार का विषय लिया और साथ ही साथ हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताओं की भी आपके साथ चर्चा की, जिसमें 7 महत्वपूर्ण शहरों की चर्चा हमने आपके साथ की और कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की भी चर्चा हमने आपके साथ की है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बार बार ये इंडिकेट किया है कि हम इसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभ में ये जो कक्षाएं हो रही हैं वह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके बाद हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ विषयों की भी चर्चा आपके साथ करेंगे। आज की इस कक्षा में मुख्य रूप से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स की आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो नगर नियोजन की व्यवस्था है उसको समझेंगे और साथ ही साथ इसमें सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के संदर्भ में किस प्रकार की बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा दोनों के ही संदर्भ में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं नगर नियोजन से जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं तो नगर नियोजन के संदर्भ में आपको कुछ बेसिक बातें सबसे पहले ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहली बात जो आपको अपने मन में ध्यान रखनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का उदाहरण है, यानी यह आद्य इतिहास का उदाहरण है। आद्य इतिहास का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसी सभ्यता जिसमें हमें लिपि की उपलब्धता तो देखने को मिलती है, हालांकि उसे हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसमें मनुष्य ने धातु के रूप में तांबे में टिन मिलाकर कांसा बना पाने में सफलता हासिल की और इस रूप में यह विश्व की प्राचीनतम कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल एक ऐसा काल है जिसे प्रथम नगरीकरण के काल के रूप में देखा जाता है। प्रथम नगरीकरण का काल जो भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाई दिया आज से लगभग 4500 साल पहले। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम आगे द्वितीय नगरीकरण की बात करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में 16 महाजनपदों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम प्रथम नगरीकरण की बात करते हैं और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है तो वास्तव में हम इसकी बात कर रहे होते हैं इसकी एक विकसित प्रकार के नगर नियोजन की जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे शहर हमें इस काल में दिखाई देते हैं और इतिहासकारों के द्वारा कम से कम 7 स्थलों को शहरों की संज्ञा प्रदान की गई है। वर्तमान में जब नगरों की बात की जाती है तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े या फिर भौगोलिक आप कह सकते हैं पैमानों के आधार पर किसी को नगर की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि वहाँ की जनसंख्या जो है वह 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए,
इसके अलावा ये कहा जाता है कि वहाँ पे 75% जनसंख्या जो है वह गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि एक निश्चित रूप में जो है हमें घनत्व दिखाई देना चाहिए, जनसंख्या का जो घनत्व है वह विरल नहीं होना चाहिए। इन कुछ आधारों पर हम वर्तमान में नगरों की परिभाषा को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि नगर नियोजन की जब बात की जाती है तो ये आधुनिक पैरामीटर्स, चूंकि हमें उस काल की लिपि का ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें उस काल के अभिलेखों को ही पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसी वजह से इस प्रकार के पैमानों को हम उस समय के नगर नियोजनों पर इस रूप में लागू नहीं कर सकते हैं जिस रूप में आज इन्हें लागू किया जाता है। यही कारण है कि जब नगर नियोजन की बात की जाती है तो इसमें कुछ अन्य पैरामीटर्स के आधार पर नगर या शहरी सभ्यता की बात की जाती है। जैसे कि इसमें एक बेहतर प्रकार का नगर नियोजन देखा जाता है, एक बेहतर प्रकार का नगर नियोजन, ठीक, एक बेहतर प्रकार का नगर नियोजन देखने के साथ ही हम इसमें एक बेहतर प्रकार की जल निकासी प्रणाली को भी देखते हैं। हम इनके घरों को देखते हैं और ये पाते हैं कि इन घरों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें यहाँ के शहरों में नजर आते हैं और इसी के चलते हम यहाँ के बेहतर प्रकार के नगर नियोजन के आधार पर शहरों की बातों को करते हैं। अब नगर नियोजन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपको नगर नियोजन के संदर्भ में ध्यान रखनी है। जब मैंने स्थलों की चर्चा की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जो नगर हैं वह एक निश्चित पैटर्न पर बसे हुए थे। जैसे कि नगर में हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के, ठीक है, नगरों में हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के हिस्सों में एक प्रकार का बंटवारा नजर आता है, यानी हमें किसी शहर के दो हिस्से नजर आते हैं। एक को नाम दिया गया है पश्चिमी टीला, यानी जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, इसे पश्चिमी टीले का नाम दिया गया। और दूसरा कहा जाता था पूर्वी टीला, जिसे नगर का नाम दिया गया, नगर क्षेत्र का नाम दिया गया। तो सामान्य तौर पर नगर नियोजन की पहली बात यह है कि हमें एक निश्चित प्रकार का एक बंटवारा नजर आता है जिसमें पश्चिमी हिस्से में दुर्ग या गढ़ी का हिस्सा नजर आता है और पूर्वी हिस्से में नगर क्षेत्र की एक स्थिति देखने को मिलती है। इसमें विशेषता क्या थी कि ये जो पश्चिमी टीला है ये ज़्यादा ऊंचा निर्माण किया गया है। संभवतः हो सकता है इसको बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि इसे बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया हो। इसका जो आकार है वह छोटा है और साथ ही हम यहाँ पे ज़्यादातर स्थलों में ये देखते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान दुर्ग या गढ़ी का क्षेत्र है वह ज़्यादातर चार दीवारी, परकोटे या सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसकी बाहर के क्षेत्र में पक्की ईंटें देखने को मिलती हैं और अंदर के क्षेत्र में कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। यह क्या है? यह एक सामान्य विभाजन है जो हमें नगर नियोजन में दिखाई देता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें बहुत सारे क्षेत्र विशिष्ट अपवाद भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। जैसे कि कालीबंगा के बारे में जब मैंने आपके साथ बात किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे हमें दुर्ग और गढ़ी का क्षेत्र देखने को मिलता है, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के रूप में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें क्या थी कि इसमें दुर्ग और गढ़ी को चार दीवारी से घेरने के साथ ही जो इसका पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, उससे भी जो है एक प्रकार से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ हम देखते हैं। सामान्य विभाजन क्या था? तो सामान्य विभाजन ये कहता था कि केवल पश्चिमी टीला ही चार दीवारी से घिरा नजर आता है, लेकिन कालीबंगा में हमें नगर क्षेत्र भी दुर्ग के समान ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा नजर आता है। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ और अपवादों के बारे में भी बात की थी, जैसे कि इसमें आप याद रख सकते हैं मुख्य रूप से उदाहरण लोथल का जो गुजरात में है। इसके अलावा सुरकोटदा का उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, लोथल और सुरकोटदा।
ये उदाहरण क्या बताते हैं? तो ये उदाहरण ये बताते हैं कि जो दुर्ग का क्षेत्र है और साथ ही जो पूर्वी नगर का क्षेत्र है, उसमें हमें इस प्रकार की विशेषता ये नजर आती है कि दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वह एक ही प्रकार की सुरक्षा प्राचीर से, एक ही प्रकार की सुरक्षा चार दीवारी से घरे नजर आते हैं। यानी सामान्य विभाजन क्या कह रहा है? सामान्य विभाजन ये कह रहा है कि पश्चिमी टीला जो है, दुर्ग या गढ़ी वाला क्षेत्र, वह एक चार दीवारी से घिरा होगा। लेकिन कालीबंगा में नगर क्षेत्र भी हमें दुर्ग क्षेत्र के समान ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नजर आता है और लोथल और सुरकोटदा में एक समान रक्षा प्राचीर से दोनों घिरे नजर आते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे एक और उदाहरण चर्चा किया था जो शायद आपको ध्यान होगा, जैसे कि जब हमने चनहूदड़ों की बात की थी, ठीक है? तो चनहूदड़ों में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो दुर्ग या गढ़ी का जो क्षेत्र है और साथ ही साथ जो नगर का क्षेत्र है, वह दोनों के दोनों ही हमें सादे नजर आते हैं। यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार की रक्षा प्राचीर की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आप धौलावीरा की बात कर सकते हैं। धौलावीरा में मैंने आपको बताया था कि सामान्य विभाजन के विपरीत यहाँ पे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के साथ ही एक मध्यमा टीला भी यानी माध्यमिक विभाजन भी देखने को मिलता है और इस प्रकार का तीन रूपीय या तीन प्रकार का विभाजन जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो नगर नियोजन में सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखेंगे वो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ नगर नियोजन में शहर सामान्य तौर पर दो भागों में बटे नजर आते हैं, जिसमें पश्चिमी टीला जो है वह दुर्ग या गढ़ी का क्षेत्र है जो ज़्यादा ऊंचा है, छोटे आकार का है और यह चारों तरफ रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। नगर क्षेत्र पूर्वी हिस्सा है जो कम ऊंचा है, ज़्यादा बड़े आकार का है। सामान्य तौर पर ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं नजर आता है, लेकिन इसके कुछ क्षेत्रीय अपवाद भी हैं, जैसे कि कालीबंगा में नगर क्षेत्र भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा नजर आता है। लोथल और सुरकोटदा में दुर्ग और नगर दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे आते हैं। रक्षा प्राचीर हमें चनहूदड़ों में दिखाई ही नहीं देती है और धौलावीरा में हमें द्विस्तरीय विभाजन की बजाय तीन प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, जो नगर नियोजन की क्षेत्रीय विविधता का प्रदर्शन है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है नगरों के आकार के संदर्भ में है, जिसमें नगरों का जो आकार हमें दिखाई देता है वह सामान्य तौर पर या तो हमें आयताकार दिखाई देगा या फिर हमें वर्गाकार दिखाई देगा। आयताकार या फिर वर्गाकार दिखाई देगा और इस आयताकार और वर्गाकार प्रकार के विभाजन में जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को लंबवत काटती नजर आती हैं और इनसे बीच में एक चौराहा भी देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर यह जो सड़कें बनाई गई हैं वह ग्रिड पैटर्न में बनाई गई हैं, जिसमें सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में जाती हुई नजर आती हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको एक चित्र में आपको बताने का प्रयास करूं तो इस तरीके का एक शहर का विभाजन मान लीजिए है, तो ये आयताकार है, ये चौकोर है और होगा क्या कि यहाँ पे सड़कें दिखाई देंगी, ठीक, जिसमें मुख्य सड़क जो है वह ग्रिड के पैटर्न में आपको दिखाई देगी, एक तरीके से एक दूसरे को काटते हुए, और बीच में चौराहे के रूप में दिखाई देगा। इसमें आप ये पाएंगे कि किस प्रकार से सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के क्षेत्र में जाती हुई नजर आ रही हैं। मुख्य रूप से आपको याद होगा मैंने इसमें आपको मोहनजोदड़ो का उदाहरण दिया था। मोहनजोदड़ो में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सड़क प्राप्त हुई है वह काफ़ी चौड़ी दिखाई देती है, ठीक है, सड़क प्राप्त हुई है वह काफ़ी चौड़ी दिखाई देती है। कहाँ पर? तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में हमें इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो की इस चौड़ी सड़क को राजपथ का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? राजपथ का नाम दिया गया है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 10 मीटर तक इसकी चौड़ाई नजर आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे शहरों में भी जो है हमें इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य सड़कें नजर आती हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो के विपरीत दूसरे शहरों में जो सड़कों की चौड़ाई है वह अपेक्षाकृत कम है, जो 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद
कम चौड़ी होने के बावजूद हमें इस प्रकार के शहरों का, इस प्रकार के आप कह सकते हैं सड़कों का विभाजन देखने को मिलता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह जो ग्रिड पैटर्न फॉलो किया गया है, जिसमें सड़कें एक दूसरे को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में एक दूसरे को काटती नजर आती हैं, एक ग्रिड आकार का पैटर्न बनाती नजर आती हैं, वह ग्रिड आकार का पैटर्न आप ये ध्यान रखेंगे सड़क से आगे गली के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। यानी इसमें इस तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे नगर को आगे क्या किया गया है कि ग्रिड के पैटर्न में, ठीक है, ग्रिड के पैटर्न में या जाल के आकार में व्यवस्थित करने का प्रयास नजर आता है। अगर मान लीजिए मैं इसको एक चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूं, तो जैसे देखिए यह जो है एक शहर का आप आयताकार परिदृश्य देख सकते हैं। इसमें मुख्य सड़क जो है वह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक दूसरे को काटती नजर आती है। और आगे चलकर यह जो आप कह सकते हैं पैटर्न है वह और दूसरे क्षेत्रों में भी नजर आता है। यानी यहाँ पे भी सड़क नजर आती है, ठीक इसी प्रकार से काटते हुए, यहाँ पे भी सड़क नजर आती है इसी प्रकार से काटते हुए, यहाँ पे भी सड़क नजर आती है इसी प्रकार से काटते हुए। और ये पूरा पैटर्न जो है पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है एक जाल नुमा आकृति, ग्रिड आकार का पैटर्न दे देता है। यानी मुख्य सड़क भी जो है एक दूसरे को काट रही है और दूसरे प्रकार की सड़कें भी जो हैं एक दूसरे को इसी प्रकार से जाल की आकृति में काट रही हैं, जिससे पूरा का पूरा जो नगर है वह ग्रिड या जाल आकार में व्यवस्थित नजर आता है। ठीक है, इससे किस प्रकार की संरचना बनती है, तो जाल प्रकार की या ग्रिड प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। और इससे आगे चलकर परिणाम क्या होता है, तो इससे आगे चलकर परिणाम दिखाई देता है कि हमें जो शहर है वह अनेक सेक्टर्स में विभाजित मिलता है। यानी अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे सेक्टर्स दिखाने का प्रयास करूं, तो देखिए एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, और इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में जो है हमें शहर देखने को मिलता है। कई कई जगह हमें यह भी देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो नगर है वह इस प्रकार से सेक्टर्स में विभाजित देखने को मिलता है। और सेक्टर्स को दूसरे क्षेत्रों से अलग करने के लिए, यानी सेक्टर्स की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम उन सेक्टर्स में भी अलग से दीवारों को देखते हैं। ठीक है, उन सेक्टर्स में भी अलग से दीवारों को देखते हैं। यानी पहली बात आपको कहने क्या बताई कि जो नगर की जो व्यवस्था की गई है वह आयताकार या फिर वर्गाकार है। इसमें सड़कें जो हैं एक दूसरे को काट रही हैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की दिशा में ग्रिड के आकार के पैटर्न में। आगे चलकर जो दूसरी प्रकार की सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उसमें भी इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। और इससे पूरा का पूरा जो नगर है वह एक तरीके से ग्रिड या जाल के आकार में दिखाई देता है, जो पूरे के पूरे शहर को अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स में बांटता हुआ नजर आता है। कई बार सेक्टर्स को और सुरक्षित करने के लिए अलग से दीवारों का निर्माण भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको यह बात भी आपको ये ध्यान रखनी होगी कि यह जो ग्रिड के आकार का पैटर्न है वह आगे चलकर गलियों में भी नजर आता है, जिसमें घर का जो दरवाजा है वह मुख्य दरवाजे की ओर ना खुलकर गलियों में खुलता देखा जाता है। इसका केवल एक अपवाद है, लोथल, जहां पे दरवाजे मुख्य सड़क की ओर यानी सड़क की ओर खुलते दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा बाकी अन्य स्थलों में जो घर के दरवाजे हैं वह गलियों में ही खुलते नजर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको इसका चित्र बताने का प्रयास करूं, तो जो शहर है वह इस तरीके से चौकोर आकार में बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो हमने क्या किया कि मुख्य सड़क का निर्माण किया। मुख्य सड़क एक दूसरे को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम क्षेत्र में काट रही है। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि इसमें कुछ और जो है सड़कें इसी पैटर्न को फॉलो करती हुई नजर आती हैं। ठीक है, इसी पैटर्न को आगे चलते हुए वो फॉलो करती हुई नजर आ रही हैं इस तरीके से। और ये लगातार जो है पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब ये जो पैटर्न है वह आगे चलकर गलियों में भी देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो है एक सेक्टर है और यहाँ पे भी जो है कुछ गलियों का निर्माण किया जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी गलियों का निर्माण किया जाएगा।
और ये गलियां भी जो हैं एक दूसरे को इसी प्रकार से काटती हुई नजर आती हैं। और अगर मान लीजिए इन्हीं गलियों के अंदर, ठीक है, यहीं पे जो है हमें एक प्रकार से घर की संरचना बनानी हो, घर बनाना हो, तो यहाँ पे घरों की व्यवस्था किस प्रकार से देखी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए घर बनाया गया, जैसे कि यहाँ पे एक घर बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये घर है, तो घर क्या होगा, घर का जो दरवाजा है, ठीक है, घर का जो दरवाजा है वह मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलेगा, बल्कि कहाँ पे खुलेगा, तो गली की तरफ खुलता नजर आता है। इसका अपवाद क्या है, तो अपवाद है लोथल, जहाँ पे घर के जो दरवाजे हैं वह मुख्य सड़क की ओर ही खुलते नजर आते हैं। ठीक है, क्या क्या बात बताई, एक एक करके याद रखिएगा। एक घर है, ठीक है, अगर मैं शुरू से बताऊं तो नगर है, आयताकार या चौकोर आकार में बसा हुआ है। मुख्य सड़क जो है वह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशा में एक दूसरे को काट रही है। आगे की सड़कें भी जो है इसी प्रकार से फॉलो कर रही हैं, जिससे पूरे शहर को सेक्टर्स में बंटते हुए हम देख सकते हैं। सेक्टर्स को सुरक्षित करने के लिए और दीवारें बनाई गई हैं। इसी प्रकार से ये पैटर्न जो है वह गलियों में भी फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वे घर इस प्रकार से नजर आते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि घरों के जो दरवाजे हैं वह कहाँ पे खुल रहे हैं, तो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल रहे हैं, अपितु गलियों की ओर खुलते नजर आते हैं। और लोथल जो है एक इसका अपवाद है। ठीक, अब मैं गलियों से आगे बढ़ते हुए, अब अगर मान लीजिए मैं गलियों से आगे बढ़ते हुए अगर घर के अंदर की व्यवस्था को आपको समझाने का प्रयास करूं कि हड़प्पा सभ्यता के घर किस प्रकार के होते थे, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि पहली बात तो मैंने आपको बता दी, घर का जो मुख्य दरवाजा है वह कहाँ पे खुल रहा है, तो गली में खुल रहा है। ठीक, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सामान्य तौर पर यह हुआ करता था कि जो मुख्य दरवाजा होता था उसके अंदर, यानी घर में प्रवेश करने से पहले हमें एक छोटी प्रकार की दीवार देखने को मिलती थी। यानी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए गली में से गुजर रहा है तो उसकी सीधी सीधी नजर जो है घर के अंदर ना चली जाए, तो उस दृष्टि को बाधित करने के लिए हम दरवाजे से थोड़ा अंदर एक दीवार को कुछ घरों में देखने को पाते हैं। यानी घर के अंदर का पता ना चल सके, इसके लिए दरवाजे के सामने दीवारों का निर्माण भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो दीवार खड़ी गई उसके पीछे, ठीक है, दीवार के पीछे क्या हुआ करता था, तो आंगन हुआ करता था। ठीक, और ये आंगन जो है उसके लगभग 3 कोने हुआ करते थे और सभी कोनों में हम कमरों का निर्माण पाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आंगन के आगे जो है हम थोड़ी सी ऊंचाई को पाते हैं। आंगन के आगे जो है हम थोड़ी सी ऊंचाई को पाते हैं और वहां पे फिर जो है हम आगे चलकर कमरों को पाते हैं। फिर इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि हर घर में हम कुएं की आकृति को पाते हैं। ठीक, हर घर में हम स्नानागार पाते हैं, कुआं पाते हैं, हर घर में हम स्नानागार पाते हैं। हम जो है इन घरों में रसोई घर की व्यवस्था को देखते हैं। ठीक, रसोई घर की व्यवस्था को देखते हैं और यहाँ पे हम छोटे बड़े सभी प्रकार के घरों की व्यवस्था देखते हैं, जिसमें जो कमरों की संख्या है, ठीक है, जो कमरे हैं वह हमें 4 से 5 तक नजर आते हैं। कमरों में जो है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी नजर आती हैं। ठीक है, कमरों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी नजर आती है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः जो घर हुआ करते थे वो 2 से 3 मंजिला हो सकते होंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आंगन बनाया जाता था वह आंगन संभवतः कच्ची ईंटों का बना होता था। आंगन संभवतः कच्ची ईंटों का बना होता था। हालांकि कहीं कहीं हम इन आंगन को भी पक्की ईंटों से बना हुआ देखते हैं। जैसे कि कालीबंगा में जो घर प्राप्त हुए हैं उसके आंगनों को पक्की ईंट से बनाने का प्रयास किया गया है, यानी आंगन को भी पक्का करने का प्रयास किया गया है। आंगन को पक्का करने के समान ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सड़कों को भी जो है कच्ची ईंट या पक्की ईंटों का बना हुआ हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो सड़कें हैं वह हमें कच्ची ईंट की बनी हुई नजर आती हैं। हालांकि आपको लोथल का उदाहरण ध्यान रखना है, जहां पे सड़कों को पक्की ईंटों से बनाने का प्रयास किया गया है। तो
तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब घर की संरचना को अगर मान लीजिए मैं एक चित्र के दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास करूं, तो आप घर की इस व्यवस्था को एक चित्र के दृष्टिकोण से काफी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक आप घर का एक प्रारंभिक आउटले देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से बना देता हूं। तो देखिए, मान लीजिए मैं जो है घर बनाने का एक आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। तो अगर एक सामान्य आउटले में आपको बताने का प्रयास करूं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के घर देखने को मिलते थे, तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य रूप से जो घर हुआ करते थे, घरों के जो दरवाजे थे, ठीक है, ये जो घर है उसका जो दरवाजा है वो कहाँ पे खुल रहा है, तो सामान्य रूप से यह गली में खुल रहा है। ठीक है, सामान्य रूप से दरवाजा कहाँ पे खुल रहा है, तो गली में खुल रहा है। और इसके बाद फिर अंदर जाने से पहले सीधे सीधे मान लीजिए गली से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, उसकी नजर सीधे सीधे घर के अंदर ना कहे, इसके लिए दरवाजे के सामने, ठीक है, उसकी दृष्टि को बाधित करने के लिए दरवाजे के सामने हम एक प्रकार की दीवार का निर्माण देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार की दीवार का निर्माण किया गया है ताकि दृष्टि को बाधित किया जा सके। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दरवाजे से आप एंटर जैसे करेंगे तो सामने एक दीवार है और इसके पीछे आंगन का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे हम आंगन पाते हैं। ठीक, इसके पीछे हम आंगन पाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आंगन के तीनों कोनों में, एक, दो और तीन, तीनों ही कोनों में जो है हम क्या देखते हैं, तो घरों का निर्माण देखते हैं। मुख्य रूप से कमरों को जो है बना हुआ हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कमरों का निर्माण देख सकते हैं। इस तरीके से जो है कमरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, ऐसे कमरे होते थे। उसके बाद जो यहाँ पे आप कह सकते हैं बीच का खाली स्थान है, यहाँ पर जो है दूसरे प्रकार की संरचनाओं को बनाया जाता था। जैसे कि आप जो है यहाँ पे स्नानागार को देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप रसोई घर को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुएं आदि भी हम पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है हमें कुआं देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें रसोई देखने को मिलती है, इसके अलावा हमें स्नान घर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे हम आगे जाते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा सा स्थान है और वहां पे फिर जाने के बाद भी हम यहाँ पे कमरों को पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो है कमरे बने हुए हैं और इस प्रकार से जो बड़े घर हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये भी कमरा है, यह भी कमरा है, ठीक, यह भी कमरा है और इसी प्रकार से यह भी कमरा का उदाहरण देखने को हमें मिलता है। इस तरीके से जो है एक पारंपरिक घर का, एक बड़े घर का जो है आप आउटले, ठीक है, एक सामान्य घर या फिर आप कह सकते हैं एक रिच व्यक्ति का घर हम इस तरीके से देख सकते हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको जो है आप याद कर सकते हैं कि किस तरीके से घर के दरवाजे गलियों में खुलते थे, दरवाजे के सामने दीवार होती थी ताकि घर के अंदर का सीधा सीधा पता ना चल सके। आगे दीवार के पीछे आंगन होता था और आंगन के लगभग 3 कोनों में सब जगह कमरे दिखाई देते हैं। आंगन के पास जब आप आगे जाएंगे थोड़ी सी ऊंचाई दिखाई देगी और फिर जो है यहाँ पे हमें कमरे दिखाई देंगे। हर घर में हमें जो है कुआं दिखाई देता है, स्नानागार दिखाई देता है, हमें जो है रसोई घर दिखाई देता है। जो बड़े घर प्राप्त हुए हैं उसमें कमरों की संख्या 4 से 5 तक है। कमरों में जो है हमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तक नजर आती हैं, जिसमें घरों के संबंध में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः जो घर हुआ करते होंगे वह 2 से 3 मंजिला तक हो सकते हैं। यहाँ पे आंगन जो बनाए गए हैं वह सामान्य रूप से कच्ची ईंटों के बनाए गए हैं। हालांकि कालीबंगा में हमें आंगन पक्की ईंटों के बनते हुए भी उदाहरण दिखते हैं। सड़कों के संदर्भ में भी ये बात कही जा सकती है, जिसमें सड़कें भी कच्ची ईंटों की बनी हैं, लेकिन लोथल में सड़कों को पक्की करने का भी प्रयास देखा गया है। ठीक है, तो नगर नियोजन के संदर्भ में ये कुछ विशिष्ट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एक सामान्य विशेषता मैंने आपको बताई है। सामान्य विशेषता में आप मुख्य रूप से इस बात को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम पूर्वी टीले के क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं।
पश्चिमी टीले में संभवतः यह माना जाता है कि नौकरशाह या पुरोहित वर्ग निवास करता होगा और पूर्वी टीले में सामान्य व्यक्तियों का निवास हुआ करता होगा। ठीक है, घर जो है हमें छोटे और बड़े सभी आकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें 30 वर्ग फीट तक के घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कुछ अपनी अन्य विशेषताओं के लिए भी नगर नियोजन के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बेहतर प्रकार की जल निकासी प्रणाली या फिर जल निकासी की व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी जो घरों से जो आप कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते थे, घरों का जो गंदा पानी हुआ करता था वह नालियों के सहारे, ठीक है, वह नालियों के सहारे बाहर जाता था और वह नाली आगे चलकर मुख्य नाली से मिलती थी। ठीक है, घरों का गंदा पानी नालियों के सहारे आगे जाता था और वह नाली, घर की छोटी नाली बड़ी नाली से मिलती थी और ये बड़ी मुख्य नाली आगे चलकर पूरा शहर का गंदा पानी बाहर फेंक देती थी। ठीक है, बाहर डाल देती थी। ठीक, इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो नालियां बनाई गई हैं, ठीक है, नालियां बनाई गई हैं, उन नालियों को साफ सफाई करने की व्यवस्था भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कि इन नालियों को जो है पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं स्थायी रूप से ढका नहीं गया है। ठीक है, इन नालियों को स्थायी रूप से ढका नहीं गया है, अपितु इस प्रकार से इनको ढकने की व्यवस्था की गई है कि समय समय पर इनकी सफाई की व्यवस्था हो सके। इसके तहत जो है हमें सफाई की बेहतर करने के तहत हमें नालियों के मध्य जो है कुछ आप कह सकते हैं कुछ स्थान ऐसे नजर आते हैं जहां पर नाली की सफाई करने के बाद वहां पे हो सकता है कचरे को रखा जाता होगा। आप यह भी देख रहे हैं कि वहाँ के जो शहर हैं वहाँ की जल निकासी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी तक भी इस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा नगर नियोजन में आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हम स्वच्छता के भांति भांति के उदाहरण देखने को पाते हैं। स्वच्छता में जो है आप जल निकासी व्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। स्वच्छता में जो है आप नालियों की साफ सफाई की बात कर सकते हैं कि समय समय पर जो है नालियों को साफ सफाई करने के लिए व्यवस्था की गई थी। आप इसमें इस बात को भी बता सकते हैं कि घरों के भीतर जो है हमें बाथरूम प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन बाथरूम में जो लैट्रिन जैसी जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। यानी स्वच्छता के सभी प्रकार के उपाय जो है हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जो नगर नियोजन के संदर्भ में इस सभ्यता को काफी बेहतर बना देता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखने हैं। ठीक, अब अगर मैं इसमें सामाजिक धार्मिक पक्ष के बारे में थोड़ी बातें आपको बताने का प्रयास करूं, सामाजिक और धार्मिक पक्ष के बारे में जो है मैं आपको थोड़ी बातें बताने का प्रयास करूं, तो इसमें सामाजिक पक्ष के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो सामाजिक पक्ष में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हड़प्पा काल का जो समाज था वो कैसा था। दूसरी बात, हड़प्पा काल में अगर हमें स्त्रियों की दशा पर कुछ बातें लिखनी हो, स्त्रियों की दशा पर कुछ बातें बतानी हो, तो उसमें हम किन बातों को लिखेंगे। ठीक, हड़प्पा काल में हम खान पान पर क्या बात कर सकते हैं। हड़प्पा काल में हम वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा की स्थिति को कैसे बता सकते हैं। हड़प्पा काल में हम मनोरंजन के साधनों के बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना होगा, जिसमें जब भी आपसे सामाजिक पक्ष के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले समाज के बारे में आपसे बात करने का प्रयास करूं, तो जो हमें भौतिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमें नगर नियोजन की व्यवस्था, घरों की आकृति प्राप्त होती है, मृत भांडों की अवस्थिति आदि प्राप्त होती है, उसके आधार पर जो आप कह सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं वह हड़प्पा सभ्यता के समाज को कम से कम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक, और वो कहते हैं कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो समाज हो वो 3 वर्गों में विभाजित हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घरों का आकार भिन्न मिला है, यहाँ की वस्तुएं भी जो हैं भांति भांति की मिली हैं, यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी टीले का विभाजन मिला है जो समाज की भिन्नता को दर्शाता है। इन 3 वर्गों में सबसे पहले वर्ग का ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है
एक विशिष्ट वर्ग उपस्थित रहा होगा। ठीक है, एक विशिष्ट वर्ग उपस्थित रहा होगा जो संभवतः दुर्ग या गढ़ी में निवास करता होगा। ठीक है, ये प्रशासन से संबंधित वर्ग हो सकता है, शासक वर्ग हो सकता है, या फिर पुरोहित वर्ग हो सकता है। क्योंकि हम जो है ये लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए वास्तव में व्यवस्था कैसी थी इस बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट वर्ग तो विद्यमान रहा ही होगा। दूसरे वर्ग के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यहाँ पे एक मध्यम वर्ग की भी उपस्थिति रही होगी। ठीक है, मध्यम वर्ग में शामिल रहे होंगे उस काल के व्यापारी, मध्यम वर्ग में शामिल रहे होंगे उस काल के कारीगर, मध्यम वर्ग में शामिल रहे होंगे उस काल का शिक्षित वर्ग। ठीक है, यानी शिक्षक वर्ग, शिक्षित वर्ग। साथ ही इसमें किसान भी शामिल रहे होंगे। ठीक है, इसमें अगर सैन्य वर्ग वगैरह होगा तो वह भी शामिल रहा होगा। और जो निचले प्रशासन के लोग हैं, ठीक है, निचले प्रशासन के लोग हैं जैसे क्लर्क वगैरह उस समय अगर हुआ करते होंगे तो वह भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक, तीसरा जो वर्ग है उसे कमजोर वर्ग या फिर निम्न वर्ग कहा जा सकता है। निम्न वर्ग या कमजोर वर्ग में मुख्य रूप से मजदूर आदि शामिल होंगे। ठीक है, मुख्य रूप से मजदूर आदि शामिल होंगे, या फिर आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शामिल किया जाता होगा, जिसमें आप किसानों को भी शामिल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कम आय कमाने वाले जो है आप व्यापारियों को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक, तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि उस समय का जो समाज है वह विभेदीकृत था, यानी अलग अलग भागों में बटा हुआ था, जिसमें विशिष्ट वर्ग था, मध्यम वर्ग था और कमजोर वर्ग था। इसमें यह माना जाता है कि जो मध्यम वर्ग था और जो कमजोर वर्ग था, ठीक है, मध्यम वर्ग था और जो कमजोर वर्ग था उसके बारे में माना जाता है कि संभवतः यह जो मध्यम और कमजोर वर्ग है ये मूल रूप से कहाँ पे निवास करता होगा, तो इसके बारे में माना जाता है कि संभवतः ये पूर्वी टीले में निवास करता होगा। वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत जो विशिष्ट वर्ग है, ठीक है, जो विशिष्ट वर्ग है वो संभवतः पश्चिमी टीले में निवास करता होगा। ठीक है, अब वास्तव में ऐसी स्थिति थी अथवा नहीं ये पूर्ण रूप से तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन जो भी हमें भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम इसी प्रकार के अनुमान को लगाते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं स्त्रियों की दशा के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, स्त्रियों की दशा के बारे में आपको बताने का प्रयास करूं, तो स्त्रियों की दशा का जो अनुमान है वह भौतिक साक्ष्यों के आधार पर लगाया जाता है। यह माना जाता है, यह इतिहासकारों के द्वारा माना गया है कि चूंकि इस सभ्यता में हमें महिलाओं की मिट्टी की मूर्ति, ठीक है, महिला या फिर मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति जिसे मृण मूर्ति कहा जाता है, ठीक है, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति सर्वाधिक संख्या में, ठीक है, इनकी मूर्तियां जो हैं वह हमें सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। अतः यह हो सकता है, ठीक है, यह अनुमान लगाया गया है, आप ध्यान रखेंगे, यह अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है उस समय का जो समाज हो वो मात्र सत्तात्मक हो, ठीक है, या फिर हो सकता है मात्र प्रधान हो। यह अनुमान लगाया गया है। क्यों? क्योंकि कारक क्या है, तो कारक मैंने आपको बताया, एक कारक तो यह है महिला या मातृ देवी की मृण मूर्तियां काफी बड़ी स्थिति में मिली हैं, और दूसरा कारक क्या है कि यहाँ पे हमें उर्वरता या फिर शक्ति की पूजा देखने को मिलती है। हमें ऐसी मिट्टी की मूर्तियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं जैसे कि हड़प्पा से, ठीक है, हड़प्पा से हमें जो है एक मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है जिसकी योनि से, ठीक है, प्रजनन अंग से, योनि से जो है हमें वृक्ष निकलता दिखाया गया है, और यह जननी के रूप में, ठीक है, जननी के रूप में माता के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि हो सकता है उस समय का जो समाज रहा हो वह महिला या मातृ देवी की मृण मूर्तियों के मिलने के चलते क्या रहा हो, तो मात्र सत्तात्मक रहा हो। ठीक है, लेकिन आप इसकी आलोचना भी काफी सारे बिंदुओं से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आलोचना भी है, इसकी सीमाएं भी हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, आलोचना यह है कि मृण मूर्तियां ही जो हैं हमें ज्यादातर मिलती हैं।
स्त्री की। अगर मान लीजिए पाषाण की मूर्ति की बात की जाए, ठीक है, तो वह जो है बड़ी बड़ी संख्या में नहीं मिलती। मैंने आपको बताया था कि कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है, लेकिन वह नर्तकी की मूर्ति है। यानी समाज में वास्तव में स्त्रियों की दशा किस प्रकार की थी, केवल मृण मूर्ति के आधार पर यह आप अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए वहां पे हमें उर्वरता की शक्ति की पूजा, ठीक है, उर्वरता या शक्ति की पूजा करने के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये होगा कि स्त्रियों की जो दशा है, ठीक है, वो काफी अच्छी है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति जो है काफी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आज के समाजों में भी जो है हमें उर्वरता की शक्ति की पूजा, मृण मूर्तियों की पूजा देखने को मिलती है, लेकिन स्त्रियों की दशा उससे अच्छी हो जाए ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ठीक। तीसरी बात आप क्या कह सकते हैं? तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जैसे कि लोथल में कहा जाता है कि सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा में कहा जाता है कि सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर सती प्रथा के साक्ष्य कहे जा रहे हैं तो स्त्रियों की दशा किस प्रकार से अच्छी कही जा सकती है? ठीक है, तो स्त्रियों की दशा के संदर्भ में आप जो है भौतिक अवशेषों के आधार पर कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में स्त्रियों की दशा उसमें किस प्रकार की थी, अच्छी थी या खराब थी, वह केवल और केवल भौतिक अवशेषों के आधार पर, पूरा तात्विक अवशेषों के आधार पर नहीं कहा जा सकता। और इसके लिए हमें लिपि पर आधारित होने की आवश्यकता है, जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे खान पान के बारे में कुछ बिंदुओं को साझा करने की बात करूं, तो खान पान के संदर्भ में देखा जाता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वह शाकाहारी भी हैं, ठीक है, और वे मांसाहारी भी हैं। कैसे हैं? तो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, जिसमें शाकाहार के रूप में हमें गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, हमें जौ के साक्ष्य मिलते हैं, हमें बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मांसाहार के रूप में सिनौली का उदाहरण मैंने आपको दिया था, जो उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है, जहां पे बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो संभवतः मांसाहार का प्रतीक दर्शाता है। ठीक है, अगर इसी में मैं आपसे मान लीजिए वेशभूषा के बारे में बात करने का प्रयास करूं, तो वेशभूषा में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हड़प्पा सभ्यता में सूती और ऊनी, ठीक है, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले माना जा रहा है कि व्यापक स्तर पर कपास को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपजाया गया। यही कारण है कि जो यूनानी लोग हैं, ठीक है, जो यूनानी हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कपास को, ठीक है, यूनानी जो हैं उन्होंने कपास के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, यूनानियों ने कपास के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसे सिंडन कहा जाता है, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सूती कपड़े आदि की बात की जाती है, ठीक है, सूती कपड़े आदि की बात की जाती है, वो सूती कपड़े में हमें सादे कपड़े के साथ साथ कढ़ाईदार, ठीक है, सादे कपड़े के साथ साथ कढ़ाईदार का भी उदाहरण मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में क्या उदाहरण मिला है, तो हमें मोहनजोदड़ो में एक योगी की मूर्ति मिलती है। ठीक है ना, योगी की मूर्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि योगी की मूर्ति जो है वह एक 3 पत्ती वाला या 3 पतिया, ठीक है, 3 पत्ती वाला या फिर 3 पतिया शॉल ओढ़े हुए है, और ये जो है कढ़ाई का उदाहरण है। यह जो है ध्यान मग्न योगी की मूर्ति है, जो 3 पत्ती वाले शॉल को ओढ़े है, जिसकी दाढ़ी है लेकिन मूंछ नहीं है। ठीक, इसी से जो है आगे चलकर थोड़ी सी और बातें भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि जब हम वेशभूषा की बात करते हैं, ठीक है, जब हम वेशभूषा की बात करते हैं तो वेशभूषा में वस्त्रों के साथ ही, ठीक है, जब वेशभूषा की बात की जाती है तो वेशभूषा में वस्त्रों के साथ ही आभूषण को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। वस्त्र के साथ ही आभूषण को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापक तौर पर आभूषणों का प्रयोग करते नजर आते हैं। इसमें भी हमें जो है एक प्रकार का वर्गीकरण देखने को मिलता है, जिसमें माना जाता है कि संभवतः जो गरीब लोग हुआ करते थे वह किस प्रकार के आभूषण पहना करते थे, तो वह सीप के बने आभूषण पहना करते होंगे,
मिट्टी के बने आभूषण पहना करते होंगे या फिर शंख आदि के बने आभूषण पहना करते होंगे। जो विशिष्ट वर्ग है या फिर जो अमीर लोग हैं वह संभवतः जो है सोने के आभूषण पहनते होंगे, चांदी के पहनते होंगे, मणि के आभूषण पहनते होंगे, ठीक, हाथी दांत के पहनते होंगे। तो जिस तरीके की धातुएं मिली हैं उस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हम जो है विविध प्रकार के आभूषणों के भी अनुमान को लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है कुछ साक्ष्य आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, जैसे कि हड़प्पा। हड़प्पा से जो है हमें श्रृंगार दान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा से हमें श्रृंगार दान के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो है आप इसमें मोहन जोदड़ो का उदाहरण दे सकते हैं। मोहन जोदड़ो से जो है हमें चांदी की, ठीक है, चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ मिलती हैं। चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो श्रृंगार का द्योतक है। ठीक, इसके अलावा जो है आप कालीबंगा का इसमें उदाहरण दे सकते हैं। कालीबंगा जहाँ से हमें जो है हाथी दांत की, ठीक है, हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा नौसारो नाम का जो स्थान है वहाँ से हमें सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चनहूदड़ो का नाम आप याद रख सकते हैं। चनहूदड़ो से हमें जो है लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिपस्टिक के। ठीक है, हमें जो है काजल लगाने वाली जो आप कह सकते हैं सुई होती है, काजल लगाने वाली सुई या काजल लगाने वाली डंडी, उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक, हड़प्पा में जो है हमें बोतल से, एक बोतल से जो है किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो काजल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो संभवतः लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ये इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में एक बेहतर ड्रेसिंग सेंस के साथ ही आभूषण को लेकर, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन को लेकर काफी रुचि थी, जो उनके बेहतर प्रकार के सौंदर्य बोध को दर्शाता है। ठीक है, आप इसमें इस बात को भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे स्थलों से हाथी दांत के कंघे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें विविध प्रकार के आभूषणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हालांकि इसमें वर्गीय विभाजन भी है, जैसे कि अमीर वर्ग के आभूषण हुआ करते होंगे सोने के, चांदी के, माणिक्य के, हाथी दांत के। वहीं गरीब वर्ग के आभूषण रहे होंगे शंख के, सीप के, मिट्टी के। ठीक, लेकिन इसके बावजूद आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन के काफी अच्छे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसी के सापेक्ष अगर मान लीजिए मैं मनोरंजन के साधन के बारे में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूं, तो विविध स्थलों से हमें विविध प्रकार के मनोरंजन के साधनों के भी साधन प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमें इससे शिकार खेलने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिकार खेलना। ठीक, हमें मछली पकड़ने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शिकार खेलना, मछली पकड़ना। हमें पशु पक्षियों को लड़ाई, ठीक है, पशु पक्षियों को लड़ाना, इसके भी है उदाहरण। इसके अलावा जो है चौपड़ के उदाहरण प्राप्त होते हैं। चौपड़ के, पासा खेलने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ठीक, हमें जो है ढोल और मंजीरा बजाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, हमें जो है नृत्य करना या फिर गाना गाना, इसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि कांसे की आप जो नर्तकी की मूर्ति है उस बात से यह अनुमान मिलता है। ठीक है, अब कहाँ से क्या क्या मिला है इसको आपको हर अलग लाइन में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनोरंजन के साधन पर जब भी प्रश्न पूछा जाए तो ये उदाहरण दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब सामाजिक पक्ष के साथ ही अगर मान लीजिए मैं आपको धार्मिक पक्ष से संबंधित कुछ उदाहरण बताने का प्रयास करूं, धार्मिक पक्ष से संबंधित कुछ उदाहरण बताने का प्रयास करूं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि धर्म के हम कम से कम दो प्रकार के पक्षों की बात कर सकते हैं। एक होता है उसका क्रियात्मक पक्ष यानी कर्मकांड संबंधी पक्ष, ठीक है, और दूसरा होता है इसका दार्शनिक पक्ष। तो दार्शनिक पक्ष तो इसका वैचारिक पक्ष है, और वैचारिक पक्ष से संबंधित जानकारी तो हमें साहित्यिक स्रोतों से ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना, साहित्यिक स्रोतों से ही प्राप्त हो सकती है। और चूंकि साहित्यिक स्रोत है नहीं, तो हड़प्पा के धर्म के दार्शनिक पक्षों के बारे में बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन जो क्रियात्मक पक्ष है, जो कर्मकांडीय पक्ष है, उसकी जानकारी जो है हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, और इसमें कुछ उदाहरण आप ध्यान सकते हैं। ठीक है, दार्शनिक पक्ष के तहत हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है,
आत्मा के बारे में क्या सोचते थे, पुनर्जन्म के बारे में उनका विचार किस प्रकार का था। ठीक, वो चूंकि हम लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, इसके चलते बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। लेकिन कर्म कांड के विषय में, ठीक है, किस तरीके से पूजा पाठ के विविध तरीके थे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि कम से कम 3 देवताओं की पूजा के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम मातृ देवी की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां मिली हैं। हमें जो है एक, आप कह सकते हैं, पाशुपति की पूजा, ठीक है, पशुपति भी कहते हैं, पाशुपति की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। क्यों? ये जो है हमें एक मोहन जोदड़ो से, ठीक है, मोहन जोदड़ो से जो है एक मोहर मिलती है, जहां से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, पशुपति या पाशुपति, अगर मान लीजिए मैं इसको बनाने का प्रयास करूं तो हमें जो है मोहन जोदड़ो से, ध्यान रखेंगे, मोहन जोदड़ो से जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई मोहर है, ये पाशुपति की मोहर है, पाशुपति की मोहर है। इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अर्नेस्ट मैके। लेकिन इनको पाशुपति किसने कहा है, ये जो इसमें आकृति बनी हुई है, तो उनका नाम है जॉन मार्शल। ठीक है, तो खोजने वाले हैं अर्नेस्ट मैके, इनको पाशुपति कहने वाले हैं जॉन मार्शल। इसमें चित्रण किस प्रकार का है, तो बीच में जो है एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बीच में जो है एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, और वो जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनके चारों तरफ जो है हमें विविध प्रकार के जंतु देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये जंतु बहुत सारे हैं, इसलिए जो है उनको मार्शल ने कहा कि ये पाशुपति है, यानी शिव का आद्य रूप है। इसमें अगर मान लीजिए चूंकि ये सामने की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये सामने की तरफ देख रहे हैं, इसलिए ये इनका हो गया राइट, ये इनका हो गया लेफ्ट। ठीक, तो इनके राइट में, ये जो व्यक्ति हैं इनके राइट में जो है हाथी का चित्रण है। ठीक है, बाघ बनाया गया है। इनका जो लेफ्ट है इसमें जो है गैंडा बनता हुआ दिखाई देता है और भैंसा दिखाई देता है। इनके पैरों के नीचे जो है हमें हिरणों की आकृति देखने को मिलती है। तो ये जो मोहनजोदड़ो से जो पाशुपति, आप कह सकते हैं शिव का जो आप कह सकते हैं आद्य रूप है, इसकी जो मोहर प्राप्त होती है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे पाशुपति की पूजा हुआ करती होगी। ठीक है, यानी यह है पशु पूजा या जंतु पूजा का भी साक्ष्य देते हैं, जिसमें वृषभ की पूजा, ठीक है, वृषभ की पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। या फिर एक श्रृंगी बैल, ठीक है, वृषभ पूजा या एक श्रृंगी बैल के उदाहरण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि संभवतः इसकी पूजा की जाती होगी या फिर इसे पवित्र माना जाता होगा। ठीक है, पूजा की जाती होगी या हो सकता है कि इसे पवित्र माना जाता होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें और उदाहरण याद रखना है, जैसे कि चूंकि हमें यहां से महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, महान स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा के उदाहरण हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा पशु पूजा के उदाहरण आप बता सकते हैं। ठीक, आप नाग पूजा के उदाहरण बता सकते हैं, यानी प्रकृति की विविध शक्तियों के उदाहरण जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसमें लोथल या कालीबंगा का उदाहरण दे सकते हैं। लोथल या कालीबंगा, जहां से हमें अग्नि पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किसके साक्ष्य? तो अग्नि पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो धार्मिक पक्ष के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात आप ये बताएंगे कि चूंकि इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आत्मा के प्रति, पुनर्जन्म के प्रति, ईश्वर के प्रति किस प्रकार का धार्मिक दृष्टिकोण था, उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें स्पष्ट नहीं हो पाती। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, जो हड़प्पा काल के धर्म के कर्मकांडीय पक्ष से जुड़ती हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इस काल में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, पाशुपति जो शिव का संभवतः आद्य रूप है, उनकी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, वृषभ पूजा, एक श्रृंगी बैल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जल की पूजा, वृक्ष की पूजा, पशु पूजा के साथ ही नाग पूजा के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। ठीक,
लोथल और कालीबंगा से हमें अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह अपने, आप कह सकते हैं कि धर्म के मामले में बहुविध थे। अलग अलग प्रकार से जो है पूजा के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समाज और धर्म के विषय में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम आर्थिक पक्ष और व्यापार से संबंधित कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम इसमें परिवहन के साधन आदि को समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद हम इससे संबंधित कुछ पतन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। तो इससे कुल मिलाकर क्या होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको करना क्या है, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है लगातार देखते रहने हैं, ताकि इससे संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी है वह आपकी बेहतर हो सके। होपफुली आज की जो क्लास है वह आपके लिए लाभकारी रही होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।